हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 देखेंगे। तो इसका एक्ट नंबर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आईपीसी की यानी कि भारतीय दंड संहिता की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ क्राइम तो काफ़ी टाइम पहले से हो रहा है, लेकिन हमने जो इंडियन पीनल कोड है, पहले ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था, एक पर्टिकुलर लॉ नहीं था जिसके थ्रू हम अपराधियों को पनिश कर सकें। काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट पहले भी दी जाती थी, क्राइम पहले भी होता था, लेकिन एक जगह जो ऑफेंसेस हैं उनकी पनिशमेंट को डिस्क्राइब नहीं किया गया था। तो इसलिए हमने इंडियन पीनल कोड आईपीसी बनाई। तो आईपीसी पहले भी क्राइम होते थे, जानवरों के प्रति भी पहले क्राइम होते थे। उसमें एक केस भी है, इसमें चूहों से रिलेटेड है कुछ, तो उसमें जानवरों को भी पनिशमेंट दी जाती थी, जैसे कि गरम तेल डाल देना उनके ऊपर या फिर देश निकाला। सोचो, एक चूहों को भी देश निकाला दिया गया था। ऐसा ही कोई केस है सस्पेंड, जो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, अभी मुझे रिमाइंड नहीं है। तो आईपीसी सबसे पहले आईपीसी का जब फर्स्ट लॉ कमीशन आया था इंडिया में, उसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकाले। तो उनकी अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले ने ही, जैसे कि आप देख पा रहे हो, लॉर्ड मैकाले ने ही आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, इनका पूरा नाम थॉमस मैकोले, और इनके साथ में 3 मेंबर्स और थे, जिनमें से एक एंडरसन और मैक्लियोड और एक और थे मिटेल करके, तो कुछ थे, तो वो थे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आईपीसी सबसे पहले आईपीसी का एक्ट नंबर 45 है। इसका मतलब क्या है कि 1860 में जितने भी लॉ बने होंगे उनमें से, जैसे फर्स्ट नंबर पे कोई एक्ट है, मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था, लेकिन मैं फॉर एन एग्जांपल बता रही हूँ। एंड सेकंड नंबर पे कोई दूसरा एक्ट, तो उनमें से 45 नंबर की जो एंट्री थी वो आईपीसी की थी। ठीक है, ये होता है एक्ट नंबर का मतलब। और आईपीसी 1860 की है। आईपीसी 1860 में आ गई थी क्योंकि मैकाल जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे देश को क्या बोलते हैं, पहले गुलाम था तो अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ों को पहले पनिशमेंट देने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए आईपीसी एक जनरल पीनल कोड बनाया, जिसको हम आईपीसी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, आईपीसी का एक्ट नंबर 45 है, और ये 1860 में आई थी। ये देखिए, ये जो राइट हैंड साइड रहता है, 6 अक्टूबर 1860, ये इसकी कमेंसमेंट एसेंट मिली थी इस दिन, सॉरी कमेंसमेंट बोल रही हूँ, असेंट मिली थी इस दिन। गवर्नर जनरल इन काउंसिल की असेंट मिली थी आईपीसी को। इसके दिन उन्होंने मंजूरी दे दी थी कि हाँ, भारतीय दंड संहिता को इंडिया में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब हमारे देश की कंडीशन, हम धार्मिक कंट्रीज़ के लोग हैं, तो इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे अपने रिलीजन में कोई हस्तक्षेप वगैरह करे, तो इंडियन को उनको अंग्रेज़ों को भी इतना ज़्यादा कोई पड़ता नहीं था कि आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। उनको सिर्फ व्यापार ट्रेड के उद्देश्य से आए थे, और फिर बाद में वो यहाँ इस्टेब्लिश होना चाह रहे थे, ऐसे कि आपको पता है। एंड देन अब इसकी एनफोर्समेंट कब हुई थी, इसका अब इसको लागू करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो ये 2 साल बाद एनफोर्स हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। ठीक है, तो ये रही डेट 1 जनवरी 1862। इसको एसेंट तो मिल गई थी 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल इन काउंसिल, क्योंकि उस टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं होता था। ठीक है, और ये एनफोर्स 2 साल बाद हुआ, 1 जनवरी 1862 को। अब इसका चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 1 to 5 है, जो कि प्रिलिमिनरी से डील करता है। ठीक है, प्रस्तावना। अब चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले किसी भी एक्ट की हमें ऑब्जेक्ट जानना बहुत ज़रूरी, कि उस एक्ट को लाया क्या गया, इसको पर्पस क्या था। ठीक है, तो आईपीसी का मैंने पहले ही बताया, इसका पर्पस क्या था कि सारे जो क्रिमिनल जो पनिशमेंट होगी वो एक जगह इकट्ठी करना, सारे ऑफेंसेस को एक जगह लाना, मोस्ट प्रोबेबली जितने हो सके उतने। क्योंकि एक पॉइंट समझ लीजिए कि आईपीसी एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अलावा भी हमें दूसरे लॉज को देखना पड़ता है, जैसे कि एनडीपीएस हुआ, या फिर आर्म्स एक्ट हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट हुआ, तो वहाँ मोटर व्हीकल से रिलेटेड क्लेम्स आते हैं, एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है वो ड्रग्स वाला। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड था, अभी काफ़ी इशू में रहा है। एंड आर्म्स एक्ट, जो आर्म्स हथियार बिना लाइसेंस के पर पिस्टल वगैरह रखते हैं, तो वो सब उसमें कवर होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली आईपीसी इसलिए एग्जॉस्टिव नहीं, क्योंकि अन्य लॉ भी हमें जाने पड़ते हैं, उनको भी देखना पड़ता है फॉर द पनिशमेंट। ठीक है, तो अब किसी भी एक का ऑब्जेक्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ये इंटरव्यू में कई बार पूछे थे कि इसको लाने का ऑब्जेक्ट क्या था, तो ये इंटरव्यू से रिलेटेड है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या था, भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, यानी कि उस टाइम जो इंडियन की कंडीशंस थी
उस टाइम पे भारत में एक दंड के लिए प्रावधान करना बहुत ज़रूरी था, दंड देने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कुछ दंड देने के लिए कुछ प्रावधान नहीं थे। ठीक है, तो ये जनरल पीनल कोड है, तो इसलिए क्या याद रखेंगे, साधारण दंड संहिता है ये। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लीजिए, एक तो होता है स्पेशल लॉ, एक होता है लोकल लॉ। स्पेशल लॉ को सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है, और लोकल लॉ को सेक्शन 42, मैंने आपको नोट सेंड कर दिए थे, आप उनमें देखोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा शॉर्ट में, लेकिन फिर भी मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। तो लोकल लॉज जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया स्टेट के लिए, जैसे रेंट एंड कंट्रोल, पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड होते हैं। और जो स्पेशल लॉ होते हैं वो स्पेशल टाइप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एनडीपीएस वो ड्रग्स से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और जो आम मोटर व्हीकल हो गया वो मोटर व्हीकल, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो ये होता है, और जो आईपीसी है वो हमारे जनरल लॉज में आती है, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये किसी भी कंट्री के बेसिक लॉज होते हैं। ठीक है, इनके बिना कुछ भी लॉ वो ही नहीं करेगा। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये आईपीसी जनरल पीनल कोड है। ठीक है, अब सेक्शन फर्स्ट देखते हैं हम, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। तो ये आईपीसी क्या है, आईपीसी, अब इसको क्या बोलेंगे हम, भारतीय दंड संहिता। और इसका अब एक्सटेंड कहाँ पे है, अब ये होल ऑफ इंडिया में अप्लाई हो गया है। 31 जिसके बैरेट में लिखा हो JNK वो अब काट दें। तो क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हो गया है, और ये जो हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुआ है। इसकी एंट्री नंबर जो होगी वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी पूछे, वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी चांस है कि आ जाए, क्योंकि न्यू अमेंडेड है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 और 35A रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने बेसिक बता दिया। और सेक्शन टू क्या बोलता है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। तो ये क्या बोलता है, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी कि कोई भी व्यक्ति, अब इसका ये सेक्शन 2, 3 एंड 4 ये आईपीसी का जुरिस्डिक्शन बताते हैं कि आईपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ आईपीसी अप्लाई नहीं होगा, आईपीसी का जुरिस्डिक्शन बताते हैं। तो आईपीसी क्या है, ऑल ओवर आईपीसी का जुरिस्डिक्शन क्या है, तो इसमें क्या, ये सेक्शन 2 जो है वो विद इन इंडिया बताता है कि अगर भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति ऑफेंस करता है, हर व्यक्ति, यानी कि एवरी पर्सन में क्या आता है, पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी। उसमें क्या बोलता है कि नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में अपन क्या आते हैं, ह्यूमन बींग्स, और आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आते हैं, कंपनीज वगैरह हुई, एसोसिएशंस हुए, वो सब आते हैं। ठीक है, सेक्शन 11 है, आप लिख लीजिएगा, रीड विद सेक्शन 11। तो एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट। तो हर व्यक्ति यानी कि चाहे वो सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न हो, उसके ऊपर अगर उसने विद इन द इंडिया क्राइम किया है, उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी ही होगी। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, ए एंड बी, झगड़ा करते हैं, वो इंडिया एक है मुंबई में, एक है यहाँ एमपी में या है राजस्थान में, तो उन दोनों के लिए तो आईपीसी डिस्प्यूट सेटल करने के लिए होगी। अब तो JNK भी इंक्लूड है, गोवा, कोई भी ले लीजिए, तो आईपीसी अप्लाई हो, चाहे वो फॉरेनर यहाँ कोई आता है वो क्राइम करता है या उसके ऊपर कोई क्राइम करता है इंडिया वाला, तो आईपीसी अप्लाई होगी ही होगी। ठीक है, और सेक्शन 2 है ओनली जो हमारे इंडिया के अंदर जो क्राइम होता है, और सेक्शन 3 और 4 बताते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट इसका, यानी कि अगर भारत से बाहर जाकर कोई इंडियन है वो फॉरेन में जाके क्राइम करता है तो क्या होगा। ठीक है, तो सेक्शन 3 क्या बोलता है, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, यानी कि इंडिया से बाहर। तो इसमें क्या, वर्ड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, बियॉन्ड, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, लेकिन लॉ के प्रभाव से वो इंडिया में, जैसे कि भारत में उनका विचारण होता है वैसे ही किया जा सकता है। ठीक है, मान लो कि ऑफेंस भारत में हुआ है, तो इसमें क्या है, एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ। ठीक है, कोई भी, इसमें क्या लिखा है ये आप देखिए, भारत से परे किए गए अपराधों के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारणी का पात्र होगा, यानी कि उसने विदेश में बेशक क्राइम किया लेकिन वो इंडियन लॉ के हिसाब से उसको पनिश किया जाएगा, सेक्शन 2 बोलता है। ठीक है, अब इसका सेक्शन 3 देख लीजिएगा, ये सेक्शन 4 क्या बोलता है, इसका एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ये भी मैंने बोला ना, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। अब इसमें क्या बोलता है, इसका फर्स्ट क्लॉज क्या बोलता है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है कि अगर इंडियन सिटीजन के द्वारा कोई बियॉन्ड द इंडिया क्राइम किया गया है, मान लो यूके में जाके कोई क्राइम करता है,
तो उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी या नहीं होगी? यस ऑफ कोर्स, उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी। ठीक है। और इसका सब क्लॉज 2 बोलता है, इसमें क्या है, अगर भारत में कोई विमान या पोत रजिस्टर शिप या फिर एरोप्लेन, अगर कोई भारत में रजिस्टर है यानी कि हमारे यहाँ का रजिस्टर है, हमने हमारा शिप है, तो अगर वो उसके ऊपर कोई क्राइम होता है, मान लो उसके ऊपर कहीं वो जा रहा होता है सी में या स्काई में, पाकिस्तान क्रॉस कर रहा है या फिर यूके यूएसए क्रॉस कर रहा है, तो अब ये बताइए अगर उसमें कोई क्राइम होता है क्या आईपीसी अप्लाई होगी? यस, आईपीसी ऑफ कोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि हमारे शिप में वो क्राइम हुआ है, हमारे इंडिया में वो शिप रजिस्टर्ड था, तो इसलिए आईपीसी अप्लाई होगी ही होगी। और सेकंड में आपको सिचुएशन बताती हूँ कि ये जो हमारा एरिया हम कैसे डिसाइड करेंगे। मान लीजिए ये हमारा मैं मैप ऐसे ही इमेजिन करिएगा, मैं मैप ड्रॉ कर रही हूँ, मान लीजिएगा ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये गुजरात हो गया, ये इंडिया है और ये इंडिया का वाटर है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का वाटर, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ये इसका वाटर है, ये जो बीच का वाटर है इंडिया का तो यहाँ पे हो गया और इसका यहाँ तक हो गया, ये जो बीच का वाटर है इसे हम हाई सी वाटर बोलते हैं। तो हाई सी वाटर में क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई शिप जाता है, मान लो इंडिया का कोई शिप, अगर उसमें इंडियन फ्लैग नहीं लगाया है तो ऑस्ट्रेलिया वाले आपको मार भी डाल सकते हैं, इसलिए आप समझ लीजिएगा कि इंडियन फ्लैग की क्या नेसेसिटी है, क्या ज़रूरत है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए और ये जो हाई सी में जो भी जाता है वो उसके आपको मतलब एक प्रूफ कि हाँ आप उस कंट्री से हो, नहीं तो टेररिस्ट समझ के आपके ऊपर अटैक कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए और ये समझ लीजिए कि हमारा वाटर कितना होता है, स्काई में कोई एरोप्लेन जा रहा है तो 12 नॉटिकल माइल्स ऊपर स्काई में और 12 नॉटिकल माइल्स नीचे अर्थ यानी कि वाटर में, इतना हमारा एरिया होता है, ठीक है। और वो हाई सीज वाला है वो अलग है, उस पर ना तो हमारा अधिकार है और ना ऑस्ट्रेलिया किसी का अधिकार है, वो बीच का वाटर होता है, उसमें आपको सिर्फ आपका फ्लैग या आप बता के जाओ तो ही आप प्रोटेक्टेड हो, वहाँ वैसे अपन को जाना क्यों है, लेकिन ये नेवीज़ वगैरह जो मिलिट्री रिलेटेड होते हैं वो लोग उनको पता रहते हैं, तो मिलिट्री लॉ अलग चलता है, वो इनसे गवर्न नहीं होते, ठीक है। आपने देखा। अब सेक्शन 2 का एक केस लो देख लीजिएगा, इसमें एक केस है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई और एक केस है ली कून ही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2012 का जजमेंट है और वो वाला 1957 का है सुप्रीम कोर्ट का। तो मुबारक अली वाले केस के फैक्ट जो है उसमें क्या हुआ था कि एक मुंबई से एक व्यक्ति था और जैसे कि नाम से पता चल रहा है मुबारक अली, वो पाकिस्तान का था, तो वो इंडियन ये मुंबई वाले को बोलता है कि तुम हमें 5 लाख रुपए दो और हम तुम्हारे लिए ये वो कंस्ट्रक्शन बेटर जॉब, पहले कितना सोचो 1957 की बात है तो 5 लाख रुपीज़ बहुत होते थे, तो उस इंसान ने पैसे भी ले लिए और फिर उसका फ़ोन आना भी बंद हो गया, तो उनने क्या किया केस किया, तो क्या हुआ हमारे यहाँ की पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही थी केस को, क्या बोल रही थी कि नहीं हमारा जो रिस्ट्रिक्शन नहीं बनता, हमारी आईपीसी इसकी इजाज़त नहीं देती, क्योंकि पहले इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ था आईपीसी का। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया वो लगे तो वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है भारत का नागरिक है वो और वो विक्टिम है, तो अगर वो विक्टिम है तो आईपीसी पुलिस केस दर्ज करेगी और उसका ट्रायल वैसे ही चलेगा मानो वह ऑफेंस इंडिया में हुआ हो, तो फिर उस व्यक्ति को बुलाया गया होगा या इंटरनेशनल कोर्ट में। एक चीज़ होती है कि कुछ हमारी एनिमीज़ कंट्री होती है उनके साथ हमारा जैसे एक्स्ट्राडिक्शन जैसी हमारी ट्रीटीज़ होती हैं तो उनके मुताबिक काम चलता है, तो जैसे कि अगर पाकिस्तान है उसके साथ हमारी जैसी ट्रीटी कि अगर वो अपना वहाँ कोई ऑफेंस हो जाता है या वहाँ यहाँ आके कोई व्यक्ति कर देता है वहाँ का या यहाँ का कोई व्यक्ति उनके साथ, तो ऐसा होगा कि हमारी जो भी वो रिलेशन हो जैसे उस कंट्री के साथ ट्रीटीज़ हो तो हम उसको सौंप सकते हैं अपना व्यक्ति और वहाँ का व्यक्ति हम अपने यहाँ मंगा सकते हैं ट्रायल के लिए, ठीक है, पनिश कर सकते हैं उसको। और एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में मोस्टली लोगों को कन्फ्यूज़न होता है तो आई होप सो दैट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है फॉरेनर जो इंडिया आया, ठीक है, फॉरेनर इंडिया, मान लो एबी डिविलियर्स इंडिया आया क्रिकेट खेलिए, अब मान लो उसकी विराट कोहली से लड़ाई हो गई, ठीक है, झगड़ा हो गया, उसने विराट कोहली को दे मार डाला, ठीक है, तो उसका जो ट्रायल है वो इंडिया में चलेगा क्योंकि हमारी आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट है, क्योंकि वो इंडिया में आया था फॉरेनर और इंडिया के अंदर क्राइम हुआ है। अब वो बात अलग है कि हमारी जैसी ट्रीटीज अगर वो चाहते हो कि ट्रायल हमारे यहाँ चलेगा, हमारे व्यक्ति को हार्म पहुँचा, तो ये चीज़ है। अब मान लो एक जापान है, वहाँ पे खा के मतलब हमारा कोहली है वो जापान गया खेलने, ठीक है,
तो अब वहाँ पे क्या है कि आप पान खा के थूक नहीं सकते कहीं भी, ठीक है। ऐसे किसी कंट्री में है ये रूल, थूक नहीं सकते। हमारे यहाँ नॉर्मल है, कहीं भी इंसान स्प्रिट करता रहता है। तो उसमें क्या हुआ, जुर्माना यहाँ के व्यक्ति को पता नहीं था, तो हम वहाँ की कंट्री के लॉ से गवर्न हो गए, क्योंकि हमें नहीं पता था, ठीक है। हमारी आईपीसी अप्लाई होती, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई क्राइम डिस्क्राइब ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के हिसाब से क्राइम होता ही नहीं है, तो वहाँ की कंट्री हमें पनिश कर सकती है, ठीक है। और ये, लेकिन ये नहीं है कि आईपीसी अप्लाई नहीं होगी, यस आईपीसी ऑफ कोर्स अप्लाई होगी। और थर्ड सिचुएशन है कि मान लो यहाँ का कोई व्यक्ति है, इंडिया का, मान लो कोहली है, वो वहाँ जाता है और फॉरेनर कोई उसका एबी डिविलियर्स उसका मर्डर कर देता है, ठीक है। झगड़ा हो जाता है उनमें किसी चीज़ को लेकर क्रिकेट में, और वो उसका मर्डर कर देता है, तो क्या आईपीसी अप्लाई होगी? यस आईपीसी तो अप्लाई होगी ही होगी। क्या बोलते हैं, और कोहली को, उसको एबी डिविलियर्स को पनिश किया। लेकिन सेकंड सिचुएशन कि अगर विराट कोहली वहाँ जाके एबी डिविलियर्स को मार डाले, ठीक है, तो क्या होगा? तो इसमें ये होगा कि जैसे हम आईपीसी अप्लाई होगी, लेकिन जैसे हमारे उस देश के साथ रिलेशन हो, क्योंकि हमारे इंसान ने उस देश में जाके वहाँ अपराध किया है, तो वहाँ के भी कुछ लॉज होंगे ना। तो इसलिए क्या है कि वहाँ के व्यक्ति चाहे तो वहाँ भारत सरकार से जो भी एग्रीमेंट द्वारा या वो अपने आप पनिश कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 5 देखिए, सेक्शन 5 क्या है? सेक्शन 2 का एक्सेप्शन। अभी तक हम क्या बता रहे थे, इसका जुरिस्डिक्शन। अब क्या बता रहे हैं, इसका एक्सेप्शन, कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहले ये जो मिलिट्री से रिलेटेड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड, इन पर कोर्ट मार्शल चलता है इनका, आपको नॉर्मली बताइए, हर एक जगह लिखा ही रहता है, हर एक एक्ट में लिखा होता है, तो उनके अप्लाई। और साथ ही साथ में स्पेशल और लोकल लॉज, मैंने ये आपको बताया कि स्पेशल लॉज क्या होते हैं और लोकल लॉज क्या होते हैं उन पर। और साथ ही साथ एक चीज़ समझ लीजिएगा, जैसे कि हमारे यहाँ जो जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे गवर्नर हुए, हमारे प्रेसिडेंट हुए, उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। फॉरेन कंट्रीज़ के एम्बेसडर आए, हमारी कोई कंट्री के एम्बेसडर वहाँ गया, राजदूत जिन्हें हम बोलते हैं, तो इनके ऊपर भी आईपीसी अप्लाई, उनकी अलग ही प्रोसेस चलती है, तो इनको एक्सेप्ट किया गया है यहाँ। तो सेक्शन 5 एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ आईपीसी अप्लाई नहीं होगी। अब अपन रिवाइज कर ले, पहले ये प्रिलिमिनरी। सबसे पहले हमने क्या देखा, आईपीसी से रिलेटेड मैंने फैक्ट आपको शेयर कर दिए, आप उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू हो लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक है, आपको जानना ज़रूरी है आईपीसी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या देखा, आईपीसी कब आई? 1860 में आई, ठीक है। इसको एसेंट कब मिली थी? एक्ट नंबर कितना है? 45। इसको एसेंट कब मिली थी? 6 अक्टूबर 1860 को। और ये एनफोर्स कब हुई? 2 साल बाद, 1862 को, 1 जनवरी, ठीक है, जनवरी में। और इसका प्रियम्बल क्या होता है? जनरल पीनल कोड बनाने के लिए, ठीक है। और सेक्शन 1 क्या बोलती है कि अब ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई है, और आप वो फैक्ट देख लीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019, और जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से, ठीक है। और इसकी एंट्री नंबर देखनी है तो देख लीजिएगा, वरना इतना डीप नहीं आता है, लेकिन यूपी वगैरह में कभी कभी पूछ लेते हैं। और सेकंड जो सेक्शन है हमारा, वो क्या है, इसका इंटर टेरिटोरियल इफेक्ट बता रहा है कि आईपीसी कहाँ कहाँ, तो हर मैटर में आईपीसी अप्लाई हुई, चाहे वो फॉरेनर आके इंडिया में क्राइम करे या इंडियन के द्वारा किया जाए, विद इन द इंडिया क्राइम होता है। और सेक्शन 3 क्या बोलता है? बियॉन्ड इंडिया क्राइम होता है तो भी आईपीसी अप्लाई होगी। और सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सिप रजिस्टर वगैरह इनकी बात करता है, तो आप इसके फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज देख लीजिए। और लास्ट में ये जो है, जो कंप्यूटर ये रिलेटेड जो ऑफेंस आईटी एक्ट आ जाने के बाद इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 5 इसका एक्सेप्शन है, इतना याद रखिएगा। तो सेक्शन 1, ठीक है, शॉर्ट एक्शन टाइटल, और सेक्शन 2 इंटर टेरिटोरियल, सेक्शन 2 3 एंड 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एंड सेक्शन 5 एक्सेप्शन, ठीक है। आपको याद भी हो गया, आई होप सो। रिपीट कीजिएगा वीडियो जब आप देखिएगा तो। एंड अब हम बात करते हैं चैप्टर 2। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा लेंदी आने लगे हैं एग्ज़ाम, तो आप जितना ज़्यादा डीप में पढ़ो उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये फैक्ट और ये सब, ये ज़्यादा टाइम तक काम नहीं आते हैं, लास्ट में आपको आपकी नॉलेज ही काम आती है। तो अब आप चैप्टर 2 देखिएगा। चैप्टर 2 कहाँ से है? सेक्शन 62 और सेक्शन 52A, ठीक है। ये जनरल टर्म्स को एक्सप्लेन करता है कि आईपीसी के अंदर ये जो टर्म्स डिफाइन की गई है, ये जो आईपीसी के अंदर ये जो टर्म्स हैं उनका वही मीनिंग निकाला जाएगा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। आईपीसी में अगर जहाँ भी ये टर्म आएंगे उनका वही मीनिंग होगा जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। बार बार नहीं समझाएंगे, इसलिए एक ही जगह लिख दिया। तो चैप्टर 2 का नाम ही है साधारण स्पष्टीकरण, यानी कि जनरल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब सेक्शन 6 क्या है? डेफिनेशन इन द कोड इन द अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन। संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अध्ययन समझा जाना।
यानी कि अपवादों का अध्ययन समझा जाना। कौन से अपवाद, कैसे अपवाद? तो इसमें क्या है, जनरल एक्सेप्शन वाला एक चैप्टर है, चैप्टर हमारा 4 है, जो सेक्शन 76 टू 106 डील करता है। तो वो चैप्टर क्या है, जनरल एक्सेप्शंस हैं उसमें, कि कब कोई चीज़ ऑफेंस नहीं मानी जाएगी, अगर आप इन सिचुएशंस में करते हैं तो वो चीज़ अपराध नहीं होगी। तो ये यही बोलता है कि चैप्टर 4 को हर एक ऑफेंस के साथ पढ़ा जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ समझ लीजिएगा कि आईपीसी को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो होता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड सेकंड पार्ट होता है पनिशमेंट और ऑफेंसेस। तो सेक्शन 1 टू 120B ये पार्ट डील करता है आपके जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, क्रिमिनल लॉ, और सेकेंड पार्ट डील करता है आपका 121 टू 511, ये डील करता है आपका ऑफेंसेस ऑफ पनिशमेंट। तो टोटल चैप्टर 23 है आईपीसी में, और टोटल सेक्शन 511 जो हमारा लास्ट चैप्टर है उनमें ओनली 1 सेक्शन है 511 जो कि अटैम्प्ट से डील करता है, अटैम्प्ट से रिलेटेड है, कि आप किसी ऑफेंस को करने का प्रयास करते हैं तो वो वहाँ दंडनीय है, ठीक है। और 23 चैप्टर है, और आपको बता दिया मैंने 511 सेक्शंस है। तो हम क्या बता रहे थे कि हाँ, सेक्शन 6 में बोला गया है अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस अगर कोई संहिता में परिभाषा को अपवादों के अध्ययन समझा। हाँ, जो सेक्शन 6 है वो ये बोलता है कि हम बार बार नहीं दोहराया जाएगा, हम बार बार नहीं बताएंगे कि इस चैप्टर को हर एक सेक्शन के साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। और जो स्पेशल लोकल लॉ की बात होती है तो उनके साथ भी जनरल एक्सेप्शन को देखा जाता है कि किन सिचुएशन, किन सर्कमस्टेंसेज में व्यक्ति ने वो अपराध किया, ठीक है। तो आप देख लीजिए, हम बार बार नहीं बताएंगे, हमने एक जगह लिख दिया कि उस चैप्टर को हर एक सेक्शन के साथ पढ़ना है, तो ये सेक्शन 6 में उसने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एक डिक्लेरेशन है ये, ठीक है। सेक्शन 6 एक डिक्लेरेशन टाइप से, ठीक है, सेक्शन। अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसके इलस्ट्रेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इलस्ट्रेशन ए रीड कर लीजिएगा, सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 375 376 ऑफ आईपीसी। तो अब इस इलस्ट्रेशन को समझने से पहले हम सेक्शन 375 में जाते हैं। तो 375 में एक टर्म बोला गया है कि मेल, तो उसमें क्या बोला है कि एनी एज ऑफ मेल, अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है किसी वुमेन के साथ तो ये माना जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है। तो एनी एज यानी कि 1 साल, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, क्या वो रेप कमिट कर सकता है या उसको ऑफेंस माना जाएगा? नहीं, वहाँ बताता हुआ माना जाएगा। लेकिन जो जनरल एक्सेप्शन वाला है इसलिए उसने बोला है कि हर किसी के साथ पढ़ना। तो इसमें क्या है, हमारी आईपीसी का सेक्शन 82 कहता है कि अगर 7 साल तक का बच्चा कोई भी ऑफेंस कर देता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको एक्सक्लूड किया गया है कि कोई भी रेप, डकैती, थेफ्ट कुछ भी कर देता है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और सेक्शन 83 इसी का बोलता है कि अगर 7 साल से ऊपर का बच्चा है और 12 साल से नीचे, तो उसमें ये देखा जाएगा कि उसका मैच्योरिटी लेवल क्या था। कि मान लो उसके सामने 2 चीज़ें रखी जाएं, मान लीजिए एक उसके सामने कुछ ख़राब सी चीज़ रखी जाती है, एक लड्डू रखा जाता है, तो वो लड्डू ना खा के ख़राब सी चीज़, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो दोनों खा लिया कि मतलब ये चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है, तो उसका मैच्योरिटी लेवल चेक करें कि वो मैच्योर हो गया, एक्ट को समझता था वो कर रहा है वो, या नहीं समझता था, ठीक है। और इसका जो इलस्ट्रेशन बी है वो आगे भी आएगा सेक्शन 76 में, इसको रीड विद कर लीजिएगा तो वहाँ समझेंगे। पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड है, पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड है, ठीक है। अब सेक्शन 6 आपने देख लिया, जनरल एक्सप्लेनेशन करता है। सेक्शन 7 में क्या बोला गया है, सेक्शन 7 में बोला गया है कि एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव, कि एक बार जो हमने टर्म ये बता दिया कि इस संहिता में जो वर्ड यूज़ हुआ है उसका वही मतलब दोबारा निकाला जाएगा जो पहले बता दिया है हमने, उसका कहीं भी वही, ये देखिए हर पद, यानी कि एवरी एक्सप्रेशन, इसमें क्या बोला है, जिसका स्पष्टीकरण संहिता किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप में ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि एक बार जिस अर्थ में हमने उस टर्म को यूज़ किया है दोबारा भी उसी अर्थ में हम उसको समझेंगे। अब इसका सेक्शन 8 क्या बोलता है, लिंग। लिंग में क्या आता है आपको पता है कि जेंडर में क्या इंक्लूड है, ही में क्या इंक्लूड है, सी। उसमें क्या बोला गया, ड्राइव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, ही में सी इंक्लूड है, ठीक है, आईपीसी में। और सेक्शन 9 क्या बोलता है, नंबर। तो यहाँ पे सिंगुलर को प्लूरल और प्लूरल को सिंगुलर, ये नंबर समझेंगे। सेक्शन 9 हो गया, 8 9। एंड सेक्शन 10 में क्या बोला गया है, मैन एंड वुमेन को डिफाइन किया गया है, एनी एज ऑफ फीमेल एंड एनी एज ऑफ मैन, ठीक है। चाहे वो उसमें 1 से लेकर सभी एज की, एक आईपीसी की एक खासियत है उसमें केवल स्त्री वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। ऐसे लिखा कि गर्ल, वुमेन, ये इसकी, ये नहीं, ठीक है। उनने जहाँ जहाँ उनको पता है कि उनको क्या एक्सक्लूड करना है, जैसे उनने बच्चे को छोड़ दिया तो इसमें एक केवल वुमेन किसी भी एज की, उसके लिए स्त्री शब्द, और पुरुष, ठीक है, नारी के लिए, और पुरुष के लिए पुरुष शब्द, नर, वो सब मानव नर शब्द यूज़ किया गया है, ठीक है।
अब सेक्शन 11, जैसे कि अभी मैंने सेक्शन जब आपको सेक्शन 2 पढ़ाया था तो उसमें हर व्यक्ति, ये देखिए शब्द यूज़ किया था, ये देखिए हर व्यक्ति, एवरी पर्सन। तो सेक्शन 11 मैंने बोला था कि पर्सन को डिफाइन करता है, तो सेक्शन 11 में पर्सन को बताया गया है। तो ये देखिए लीजिएगा, ठीक है। तो ये है, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, चाहे तो वो कंपनी हो, और इसमें क्या है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में ह्यूमन बीइंग, और आर्टिफिशियल पर्सन में मैंने बोला था कंपनी, एसोसिएशन, सब कुछ एक्सपेंशन है। ये इस सेक्शन का एक्सटेंड है कि ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है व्यक्तियों के अलावा, ह्यूमन बीइंग्स के अलावा। अगर और कोई क्राइम करता है, जो कंपनीज रिलेटेड कंपनी वगैरह हुई, तो उनके लिए क्या प्रोसेस फॉलो की जाएगी, ये वो बताता है, ठीक है। एंड देन हमने क्या देखा है, सेक्शन 12, आप कोई ज़्यादा वो रिपीली लोग है, पब्लिक तो मतलब पब्लिक पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, लोग, पब्लिक हो गया, ठीक है। क्वीन अब रहा नहीं है, और सरकार का सेवक, इसमें देख लीजिएगा, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट आगे 21 में डिफाइन किया गया, और गवर्नमेंट सर्वेंट, ये देखिए, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट नोट एनी ऑफिसर ऑफ सर्वेंट कंटिन्यूइंग, यानी कि जो जारी रखता है, क्या जारी रखता है, अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट, जिसका अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भारत सरकार के अधीन किया गया है, तो वो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये ब्रिटिश, ये इंडिया, ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये सेक्शन 19 क्या बोलता है, जज। इतनी आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये 14 देख लीजिएगा और फिर 11 तक रखना। सेक्शन 6 क्या बोलता है कि जनरल एक्सेप्शन को हम बार बार नहीं बोलेंगे, एक बार बोल दिया। सेक्शन 7 क्या बोलता है कि एक बार हमने जो टर्म डिफाइन कर दी उसका वही मतलब दोबारा भी निकाला जाएगा इस एक्ट में जहाँ भी प्रयोग होगा। सेक्शन 8 क्या बोलता है, जेंडर से रिलेटेड है, जेंडर में ही इंक्लूड सी, ठीक है। और 9 में क्या बोले, नंबर, सिंगुलर प्लूरल आपको पता है, और नंबर से क्या, उसमें फिर क्या है, 10 में क्या बोलता है, उसमें मेल और फीमेल बताया, मेल और फीमेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक पर्सन को क्रिएट करते हैं, व्यक्ति बनाते हैं। एंड सेक्शन 19 सीधे आप 14 को देख लीजिएगा एक बार और सेक्शन 19 पे आ जाइएगा, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्टिंग मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरी है, ठीक है। जो पढ़ने का है केवल वही पढ़िए। सेक्शन 19 में क्या है, जज। अब जज में क्या है, जज डिनोट्स टू, केवल जज नहीं, उसमें सिविल और क्रिमिनल किसी की भी प्रोसीडिंग करता है वो जज ही होगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल वगैरह में करता है, जिसको अपॉइंट, जिसको पावर है, तो वो जज ही कहलाएगा। ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन होता है, जुडिशियल फंक्शन होता है, आपको पता है, ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं जो, ठीक है। तो वो जज में। अब इसका इलस्ट्रेशन 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इलस्ट्रेशन, अब ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें न्यूसेंस वगैरह हटाने के लिए पावर है, जिसको कलेक्टर, तो वो क्या करता है, ट्रिब्यूनल बन जाता है, क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। इस इलस्ट्रेशन फर्स्ट बोलता है। इन इलस्ट्रेशन सेकंड, जो पंचायत वगैरह होती हैं उनको हम पावर दे देते हैं, थोड़ी बहुत पावर रहती है पंचायत के पास भी, ठीक है। जो गवर्नेंस का टॉपिक होता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता है कि पंचायत वगैरह, पंचायती राज व्यवस्था वगैरह। अब इसका डी इलस्ट्रेशन हमारे लिए, जुडिशरी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, इसमें बताया गया है कि किसको हम जज नहीं मानेंगे। मान लीजिए कोई ऑफेंस है, इसमें सेक्शन 460, 461 रीड विद कर लीजिएगा, जो CRPC जो इरेगुलरिटीज़ बताता है कि और एक और सेक्शन कर लीजिएगा 209। तो इरेगुलरिटी क्या बताता है कि अगर किसी को पावर नहीं थी फिर भी उसने पावर एक्सटेंड कर ली अपनी, तो इस इरेगुलरिटी कैसे हटाया जाएगा, इसको क्या समझा जाएगा, सही मानी जाएगी या गलत, ये CRPC बताता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसको 3 साल की सज़ा देने की पावर, मान लो उसने उसका कॉग्निजेंस ले लिया, उसको ट्रायल की स्टेज आई, तो उसको क्या है, मैटर सुपुर्द कर रहा है, सुपुर्द यानी कि कमिट कर रहा है। कमिट हम ऊपर वाले को करते हैं और मेक ओवर या हैंड ओवर करते हैं वो नीचे करते हैं, अपने से निचले वाले को, ठीक है। तो कमिट कर रहा है, तो उसको हम मैजिस्ट्रेट नहीं समझेंगे उस मामले में, क्योंकि वो कमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये जज नहीं समझेंगे, मैजिस्ट्रेट। अब एक जज और मैजिस्ट्रेट में डिफरेंस समझ लीजिएगा। एक ही व्यक्ति है, ठीक है, और वो दोनों हो सकता है, वो जज भी हो सकता है और मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास 2 फाइल, मान लो अगर उसके पास सिविल की फाइल हो गई आई तो वो क्या बन गया, सिविल जज बन गया। अगर उसके पास क्रिमिनल की फाइल आई तो वो क्या बन गया, वो जज बन गया। अगर उसके पास क्रिमिनल की आई तो वो क्या बन गया, मैजिस्ट्रेट बन गया, ठीक है। व्यक्ति एक ही, लेकिन उसके काम अलग अलग हो जाते हैं, एक काम ये, एक काम ये, काम अलग अलग होने की वजह से उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से हम जानते हैं, ठीक है। आई होप सो इट्स ईजी फॉर यू। एंड सेक्शन 20 क्या बोलता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या आता है, न्यायालय शब्द का, न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश ने कहा गया जिसे एक रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या
न्यायाधीश निकायतः कार्य कर रहा है होता। तो अपन किसको बोलेंगे? कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जजेस आ गए, ठीक है, हमने जजेस, अब जजेस को बिठाएंगे तो उनके लिए कोर्ट भी तो होनी चाहिए, तो ये कोर्ट। अब कोर्ट किसे बोलेंगे? न्यायालय क्या होता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, एक तो हमारे जो जजेस होते हैं वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक नॉन जुडिशियल फंक्शन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाते हैं, ठीक है। और जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जैसे कलेक्टर वगैरह, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपन उसको डीएम बोलते हैं ना, तो वो जब वो जैसे अपॉइंटमेंट हुआ, सैलरी वर्कर्स की देना, तो ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गए ये सारे। और जुडिशियल फंक्शन तो आपको पता ही है कि सिविल और क्रिमिनल अपन जज देखते हैं, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ठीक है। इसको रीड विद सेक्शन 6 ऑफ CRPC कर लीजिएगा, ठीक है, कि कोर्ट कौन कौन से होते हैं। उसमें सेक्शन 6 में बताया गया है ना, हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेशन कोर्ट, ठीक है, उसमें हायरार्की बताई गई है। अब आप इसको देख लीजिएगा, ये आ गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट से डील करता है। हु इज़ पब्लिक सर्वेंट? तो मैं आपको आज शाम को इसके नोट्स सेंड कर दूंगी खुद से प्रिपेयर करके, कि पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि इसमें डिफरेंट केसेस आए हैं और ये इसमें कुछ सिचुएशंस हैं, ये मैं आपको शॉर्टली में बता देती हूँ कि इसमें कितने क्लॉजेज हैं। अब याद रखिएगा, इसमें 12 क्लॉजेज हैं और 2 या 3 हैं, एक सेकेंड रुकना, 3 वो है एक्सप्लेनेशंस, और इसमें, और हाँ, राजस्थान का स्पेशल अमेंडमेंट दिया है इसमें, ये आप देख नहीं पा रहे हो, मैं दिखाती हूँ। 12 अमेंडमेंट है, राजस्थान वाले देखिएगा इसको, 13वां भी जोड़ा गया है, और वैसे इसमें 12 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जनरली पब्लिक सर्वेंट किसको माना गया है, ठीक है? जनता के सेवक किसे बोलते हैं? जो जनता की सेवा करता है। अब जनता की सेवा अपन फ्री ऑफ कॉस्ट तो करते नहीं है, तो मान लो इसको भत्ते वगैरह, सैलरी उनको भी मिलती है, तो जिसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और जिनको सैलरी प्राप्त करता हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट इसका हटा दिया गया है। कब से हटाया है ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लिया, 1950 से हटाया। लेकिन सेकेंड क्या है इसमें, आयुक्त ऑफिसर यानी कि गजेटेड ऑफिसर, कमीशनड, ठीक है। हर नहीं आएगा, भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना में जो गजेटेड है, ठीक है, उनको यहाँ पे लिया गया है। अब इसमें न्याय कृत्यों का कार्रवाई, अब इसमें क्या है, जूरीज, ट्रिब्यूनल, कोर्ट, ठीक है। ये क्या है, आर्बिट्रेटर्स इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, आर्बिट्रेटर्स को इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है, इसकी डेफिनेशन में। और एविडेंस में भी उनको एक्सक्लूड किया गया। और ये देखिएगा, न्यायालय का हर ऑफिसर, ठीक है, ड्यूटी बाउंड है वो, ठीक है, वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट हो गया, ठीक है। फिर इसमें 5वें में क्या बोला गया है, एवरी जनरल मैन एसोसिएटर। अब इसमें क्या है, ये 11 क्लॉजेज हैं, आप ऐसे ही देख लीजिएगा, बस शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं देखना है, ज़्यादा डीप में अपन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप डिफरेंट केसेस है, उसमें माना कि MLA का कब पब्लिक सर्वेंट हो गया है, एम करुणानिधि, AR अंतुले के केसेस वगैरह हैं कि CM को पब्लिक सर्वेंट माना जाता है नहीं, MLAs वगैरह होते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा कि नहीं, PM को माना जाएगा कि। तो ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट ओपिनियन इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगी, काफ़ी टाइम वेस्ट करने की जगह आप, अच्छा है कि मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सेंड ही कर दूँगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या बात करता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी कि जंगम संपत्ति, ठीक है, जंगम संपत्ति यानी कि मूर्त संपत्ति। इसके एक होता है वो कॉर्पोरियल और एक होता है इनकॉर्पोरियल। आपने TP एक्ट पढ़ा हुआ, तो उसमें कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल क्या होती है, उसको मूवेबल ही बोलते हैं, और इनकॉर्पोरियल क्या होती है, जिसको इंटेंजिबल भी बोलते हैं। इनकॉर्पोरियल यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, मूवेबल में क्या है, जिसको हम एक जगह से, आपने नॉर्मली डिफिनेशन पढ़ी होगी कि एक जगह से उठा के रखा जा सके, जिसको मूव किया जा सके इजीली, वो हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल में क्या आता है, इसमें कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब इमूवेबल में भी आते हैं, ठीक है। इसलिए इनको कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके टेंशन नहीं, क्योंकि हमारी गुडविल है, इसको हम छू सकते हैं नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और इसको लोग जान सकते हैं, ठीक है। ये सब आता है इनकॉर्पोरियल यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है। लेकिन इनके एक्ट सेपरेट बना दिए गए हैं, TP एक्ट मोस्टली करके मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से डील करता है, लेकिन मोस्टली इमूवेबल से डील करता है, ठीक है। और यहाँ पे IPC में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में इसको मूवेबल को डिफाइन किया है। तो इसकी डेफिनेशन आप TP से भी रिलेट कर लीजिएगा कि जिस चीज़ को हम भूमि से हटा नहीं सकते, जो परमानेंटली उसका इंटेंशन है उससे अटैच करने का,
उसको हम किस में रखेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी में रखेंगे। और मूवेबल में क्या, जिसका इंटेंशन है खींच कर ले जा, लेकिन मान लीजिए एक मकान है, उसमें खिड़की है, उनको क्या आप खींच के ले जाओगे, नहीं। अगर सेल करोगे तो पूरा मकान करोगे, ठीक है। मान लीजिए कोई लैंड है जिस पर हमने कोई मशीन फिक्स की है, परमानेंट इंटेंशन, बोरवेल लगाते हैं ना, दैट इज़ परमानेंट इंटेंशन। लोग कुछ भी बोलते हैं कि परमानेंट इंटेंशन में ये भी आ जाएगा, वो मशीनरी, अरे मशीनरी की आप पुर्जे हटा के उसको अलग भी तो कर सकते हो, तो दैट इज़ द मूवेबल पार्ट। एंड सेकंड हमने देखा कि मान लीजिए कोई घर में उसमें बल्ब वगैरह लगे, तो वो आप हटा के, क्योंकि उसका इंटेंशन परमानेंट टच नहीं होता, ठीक है। तो जो चीज़ फिक्स्ड है परमानेंट, वो चीज़ फिक्स्ड है, ठीक है। और यही मूवेबल प्रॉपर्टी को आप देख लीजिए, भूबद्ध कोई चीज़ है तो आप टीपीएक्स से इसको पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से, मैं आपको लेक्चर अपलोड कर दूँगा, टीपीएक्स से रिलेट कर लीजिएगा, तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए वहाँ वाइडर टर्म में। और यहाँ तो नॉर्मली यही बोला गया कि मूर्त और अमूर्त दो प्रकार की, भूमिगत परमानेंट वही जुड़ी हुई है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेक्शन 23, ठीक है। सेक्शन 23 क्या बोलता है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ठीक है। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, यानी कि जिसको हम लॉफुल तरीके से नहीं करते, अनलॉफुल साधनों द्वारा करते हैं। और प्रॉपर्टी किसका होता है, ये प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, जो उसको प्राप्त करने के लिए वैधानिक रूप से हकदार नहीं है, वो इलीगल मीन्स का यूज़ करके उसको ऑब्टेन्ड करता है, ठीक है। तो इसे अपन क्या करते हैं, गेनिंग रॉन्गफुली, क्योंकि उसने रॉन्गफुल तरीके से उसको गेन किया, ठीक है, उसका हकदार हुआ, वो वैध रूप से नहीं था लेकिन उसने इलीगली उसको प्राप्त किया। और रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल लॉस में क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति है जो अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग, वो अनलॉफुल तरीके से कोई व्यक्ति ले रहा है, तो अनलॉफुल तरीके से किसी प्रॉपर्टीज़ का वो एंटाइटलमेंट खो देता है, तो वो क्या हो गया, रॉन्गफुल लॉस उसको हो गया, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन अगर कोई पूछे तो सेक्शन 23। और हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, इसमें एक टर्म है ये देखिए, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना, यानी कि गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। एक तो एक्वायर्ड करता है और एक डिप्राइव्ड करता है, डिप्राइव रॉन्गफुली, डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जिसको गेन हो रहा है वो एक्वायर्ड कर रहा है और जिसको लॉस हो रहा है वो डिप्राइव्ड कर रहा है प्रॉपर्टी से, ठीक है। गेनिंग और ये प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आए कि ये कहाँ डिफाइन किया गया है, तो आपको ये चीज़ कोई नहीं लगी, हाँ ये सेक्शन तो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन बताता है, इसमें तो ये है ही नहीं। इसमें एक केस है, बैल का केस है कुछ, उसके फैक्ट मैं आपको बता दूंगी। अब ये इसमें क्या है, सेक्शन 24, सेक्शन 24 में एक डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एनसीटी दिल्ली का केस है। तो ये डॉक्टर विमला वर्सेस वो मेडिकल रिलेटेड कुछ है, तो आप उसके फैक्ट देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा बुक में। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टाइम बच जाए तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। और फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 24 क्या बोलता है, डिसऑनेस्टली। अब डिसऑनेस्टली क्या होता है कि अगर आपको लॉस, सदोष अभिलाव और सदोष हानि, यानी कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, यही है मे बी फ्रॉडुलेंट। इंटेंशन टू कॉजिंग, इसमें क्या है, इंटेंशन, आपका आशय, इंटेंशन होना चाहिए आपका। इंटेंशन का मतलब समझते हैं, आपका आशय, आपको मोटिव, आपको ज्ञान है कि आप ये चीज़ करने जा रहे हैं, आपको नॉलेज है, यू हैव टू नॉलेज, इंटेंशन में नॉलेज इंक्लूड रहती है, यू हैव टू नॉलेज कि आप वो काम करने जा रहे हो, ठीक है। तो